दोस्तों, एक मिनट के लिए सोचिए। एक देश है जिसने दुनिया को पहला ह्यूमन राइट्स का चार्टर दिया, वो भी आज से 2500 साल पहले। उसी देश में आज एक लड़की को गोली मार दी जाती है क्योंकि उसने अपना हिजाब ठीक से नहीं पहना। एक देश जिसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल का खजाना है, लेकिन उसकी आवाम आम रोटी के लिए तरस रही है। एक देश जिसे अमेरिका ने खुद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, और आज वही अमेरिका उस देश को अटैक करने की धमकी दे रहा है। ये कहानी है ईरान की, लेकिन ये कहानी सिर्फ मुस्लिम, मौलाना और मिसाइल्स की नहीं है। ये कहानी है सीआईए के सूटकेस में भरे हुए डॉलर्स की, जिसने देश की सत्ता परिवर्तन कर दी। ये कहानी है उस खून की जो 1953 से बहना शुरू हुआ और 2026 तक बह रहा है। और सबसे मेन बात, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। तो चलिए, ईरान और उसके इतिहास, यूएसए और इसराइल से उसकी दुश्मनी, कज़र डायनेस्टी, शाह के रूल और खोमेनी की तानाशाही की एक एक लेयर के खोलते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो आज थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इस वीडियो में आज के बाद ईरान और उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, आज से 2500 साल पहले, जब ये देश ईरान नहीं था, ये पर्शिया था। और पर्शिया दुनिया का पहला सुपर पावर था। 550 बीसी यानी 550 बीसी में एक आदमी ने एक एम्पायर बनाया जो इतना बड़ा था कि इजिप्ट से लेकर इंडिया के बॉर्डर्स तक फैला हुआ था। उस आदमी का नाम था साइरस द ग्रेट। ईरानियंस आज भी उसे अपना सबसे बड़ा हीरो मानते हैं। साइरस ने एक चीज़ दी थी जो आज भी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में रखी हुई है, और उसका नाम है साइरस सिलेंडर। इसे दुनिया का पहला ह्यूमन राइट्स का चार्टर माना जाता है। उसने क्या किया? उसने जीते हुए हारे हुए सभी लोगों को उनका धर्म फॉलो करने दिया, उनके कल्चर्स को रिस्पेक्ट किया, ज्यूस को बेबीलोन की कैद से आज़ाद कराया। इसलिए ज्यूस की होली बुक में आज भी साइरस का नाम इज्जत से लिया जाता है। फिर समय बदला। अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, पर्शिया को कनकर किया। फिर ससानिद एम्पायर आया, और 7वीं सेंचुरी में अरब कन्क्वेस्ट हुआ और ईरान में इस्लाम आ गया। लेकिन एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और पूरी कहानी में ईरान ने कभी अपनी पर्शियन आइडेंटिटी नहीं छोड़ी। अरब कंट्रीज से ईरान हमेशा अलग रहा। ईरान ने इस्लाम तो एक्सेप्ट किया, लेकिन शिया इस्लाम को एक्सेप्ट किया, जो अरब सुन्नी मेजॉरिटी से बिल्कुल अलग है। ये सुन्नी शिया का फ़र्क, ये फ़र्क 2026 में भी रिलेवेंट है, और ये पूरे मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। इसे ध्यान में रखिए क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएगा। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 19th सेंचुरी में। ईरान पर उस वक्त कज़र डायनेस्टी का राज था। ये डायनेस्टी कमज़ोर थी, और जब कोई देश कमज़ोर होता है तो बाहरी पावर्स कंट्रोल करने आती हैं। ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर दोनों ईरान को अपने पंजे में कस रहे थे, निचोड़ रहे थे। 1901 में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन आया, नाम था विलियम नॉक्स डार्सी। उसने ईरान के उस वक्त के शाह से एक कंसेशन ले लिया, यानी परमिशन, कि मैं यहाँ तेल ढूंढूंगा। और 1908 में बूम, ईरान में मैसिव ऑयल रिजर्व मिले। ये दुनिया की पहली मेजर मिडल ईस्टर्न ऑयल डिस्कवरी थी। एक पल में सब कुछ बदल गया। 1909 में कंपनी बनी, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, यानी एपीओसी। ये नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इसका आज के नाम के आप जरूर जानते होंगे। जो आज का नाम है इसका, ब्रिटिश पेट्रोलियम, बीपी। हाँ, वही बीपी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज में से एक है। उसकी नींव ईरानियन तेल पे रखी गई थी। अब समझिए इस खेल को। तेल निकल रहा था ईरान की ज़मीन से, लेकिन पैसा जा रहा था ब्रिटेन के खजाने में। ईरान को मिलते थे कुछ चंद सिक्के, और ब्रिटेन कमा रहा था बिलियंस। ये एक्सप्लॉयटेशन का मॉडल था जो डिकेड्स तक चला। फिर 1925 में एक मिलिट्री ऑफिसर ने कज़र डायनेस्टी को हटाया और खुद को शाह बना लिया। नाम था रज़ा खान। ये बन गया रजा शाह पहलवी। बाद में जो किंग आते हैं, मोहम्मद रजा शाह, ये उनके फादर थे। मोहम्मद रजा शाह की कहानी हम आगे देखेंगे। पहले रजा शाह के को समझते हैं। रजा शाह ने ईरान को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन सिस्टम लाया, रेलवेज बनवाए, वुमेन के लिए फोर्स्ड अनवीलिंग की, मतलब कि हिजाब बैन कर दिया। ये भी एक एक्सट्रीम स्टेप था अपने आप में उस समय पे। 1935 में उसने देश का नाम ऑफिशियली पर्शिया से बदलकर ईरान कर दिया। लेकिन रजा शाह एक अथॉरिटेरियन था, यानी डिक्टेटर की तरह तानाशाह। डिसेंट अलाउ नहीं करता था। प्रेस फ्रीडम जीरो थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुए कि वर्ल्ड वॉर 2 में उसने नाजी जर्मनी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रख लिए।
1941 में ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। रजा शाह को फोर्सफुली एब्डिकेट करा दिया, यानी ज़बरदस्ती गद्दी छुड़वा दी और उसकी जगह उसके 21 साल के बेटे को शाह बना दिया। उस लड़के का नाम था मोहम्मद रजा पहलवी। क्यों बनाया उसे? क्योंकि वो यंग था, इनएक्सपीरियंस था, मतलब फॉरेन पावर्स उसे आसानी से कंट्रोल कर सकती थी। ये मोमेंट याद रखिए, ये पैटर्न कि बाहर के देश ईरान के लीडर को चूज करें, ये बार बार रिपीट होगा। अब आता है ईरान की हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक, सबसे ट्रैजिक चैप्टर। 1940s के एंड तक ईरान में एक मैसिव पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी। लोग कह रहे थे तेल हमारा है तो पैसा भी हमको ही मिलना चाहिए। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, वही जो पहले एपीओसी थी, वो ईरान के तेल से बिलियंस कमा रही थी और ईरान को मिलता था सिर्फ 16%। 16% अपने ही तेल का। कंपेयर करिए, सऊदी अरबिया को अरामको कंपनी, ऑयल कंपनी 50-50 डील मिल रही थी, लेकिन ईरान को सिर्फ 16%। 1951 में ईरानियन पार्लियामेंट ने एक लीडर को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया, डॉक्टर मोहम्मद मोसादेग। ये आदमी ईरान की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक लीडर था। मोसादेग ने आते ही एक ऐसा काम किया जिसकी उम्मीद ब्रिटेन को नहीं थी। उसने ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। पार्लियामेंट ने एक मत वोट किया, ईरानियन ऑयल अब ईरानियन होगा, ब्रिटिश कंपनी को बाहर निकालो। ये लीगल था, डेमोक्रेटिक था और सोवरेन राइट था। किसी भी देश को अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरा हक है, यही इंटरनेशनल लॉ भी कहता है। लेकिन इससे ब्रिटेन भड़क गया, उसका सबसे प्रॉफिटेबल असेट छीन लिया गया। ब्रिटेन ने ईरान पर इकोनॉमिक सेक्शंस लगाए, किसी को भी दुनिया में ईरानियन ऑयल खरीदने नहीं दिया। ब्रिटिश नेवी ने ईरानियन ऑयल टैंकर्स को ब्लॉक किया और ईरान की इकोनॉमी सफ़र करने लगी। लेकिन मोसादेग नहीं झुका। फिर हुआ ऑपरेशन एजेक्स। ब्रिटेन अकेले ईरान को हैंडल नहीं कर पा रहा था, उसकी पावर डिक्लाइन हो रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ये बात है 1953 यानी 1953 के आसपास की। तो वो गया अमेरिका के पास। न्यूली जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे यूएस के, उनका नाम था ड्वाइट एशनहोवर। उनसे हेल्प मांगता है ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने अमेरिका को एक झूठ बोला। ब्रिटेन ने क्या कहा कि मोसादेक कम्युनिस्ट बन गया है, सोवियत यूनियन के साथ चला जाएगा। ये कोल्ड वॉर का ज़माना था, अमेरिका के लिए कम्युनिस्ट शब्द सुनना ही काफ़ी था, और बस यहीं से सारा गेम पलट गया। एक सीआईए ऑफिसर कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर ईरान गया। ये यूएसए के 26वें प्रेसिडेंट जो थे, थियोडोर रूजवेल्ट, इनका पोता था। उसके पास क्या था? $1 मिलियन कैश में। 1953 के डॉलर्स के हिसाब से देखें तो वो लगभग $11 मिलियन आज के होते हैं। ब्रिटिश के M16 का सपोर्ट, ईरानियन मिलिट्री के वो ऑफिसर जो खरीद लिए गए, और मॉब लीडर्स जो पैसों में हायर किए गए थे। और डेट आई 19 अगस्त 1953। ऑपरेशन एजेक्स एग्जीक्यूट हुआ। पेड मॉब्स ने स्ट्रीट पर केओस मचाया, हुड़दंग मचाया। प्रो मोसादेक न्यूज़पेपर को बंद करवाया जो मोसादेक की वकालत करते थे। मिलिट्री ऑफिसर्स ने स्ट्रेटेजिक पोजीशंस सीज किए और डॉक्टर मोहम्मद मोसादेक को, एक डेमोक्रेटली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, अरेस्ट कर लिया गया। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, जो डर के मारे ईरान भाग गया था, वही लीडर जो इससे पहले थे, उसे वापस लाया गया और गद्दी पर बैठा दिया गया। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज में से एक को सीआईए ने ख़त्म कर दिया। मोसादेक को मिलिट्री ट्राइब्यूनल में ट्राई किया गया, उन पर केस चलाया गया, 3 साल की जेल हुई, फिर बड़ी उसकी बाकी ज़िंदगी हाउस अरेस्ट में निकली। 1967 में उसकी डेथ हो गई। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ये 1953 का जो कोप हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, ईरान की हर चीज़ का रूट कॉज है। ईरानियंस अपनी आंखों से देखा कि जब उन्होंने डेमोक्रेटिकली अपना लीडर चुना, जब उन्होंने अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल मांगा, तो अमेरिका ने और ब्रिटेन ने उनकी डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया। और ये वो जख्म है जो आज तक हील नहीं हुआ है। आज 2026 में भी जब ईरानियंस अमेरिका से बात करते हैं तो 1953 का रेफरेंस ज़रूर आता है। अब शाह को फिर से पावर में लाया गया, लेकिन अब वो अपने दम पर नहीं था, वो था अमेरिका का पपेट। उसने ईरान को एक मॉडर्न वेस्टर्न नेशन बनाने का डिसाइड किया। सरफेस पर देखो तो रिजल्ट इंप्रेसिव भी लगते थे। 1963 में उसने वाइट रिवॉल्यूशन लॉन्च किया, लैंड रिफॉर्म्स किए, बड़े ज़मींदारों की ज़मीनों को किसानों में बांटा, औरतों को वोटिंग राइट्स दिए, लिटरेसी क्रॉप्स बनाए ताकि गाँव में एजुकेशन पहुँचे, इंडस्ट्रियल मॉडरेशन शुरू की। 1970s का जो ईरान था, जो तेहरान था, वो पेरिस के जैसा दिखता था। औरतें मिनी स्कर्ट्स में यूनिवर्सिटी जाती थी, नाइट क्लब्स थे, बार्स थे, सिनेमास थे, मॉडर्न हाईवेज थे।
स्काई क्रैपर्स थे, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ईरान आते थे। 1971 में शाह ने एक ऐसा इवेंट किया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। 2500 एनिवर्सरी बनी थी पर्शियन एम्पायर की। कहाँ पर? परसेपोलिस में, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पार्टी। उस टाइम पे $200 मिलियन से ज़्यादा खर्च हुआ था। लेकिन सेम टाइम पर ईरान के गांव में लोग लगभग भूखे थे। ये ग्लैमर सिर्फ तेहरान और कुछ बड़े शहरों तक था। रूरल ईरान जो था, गांव वाला ईरान, उसमें बहुत गरीबी थी। इनकम इनइक्वलिटी अमीर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी। जो अमीर था वो बहुत अमीर था, जो गरीब था वो बहुत गरीब था। इलीट क्लास अमीर थे, जो वो ईरान के वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल जी रहे थे। मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रही थी। और जो लोअर क्लास थे, जो सबसे नीचे तबका था ईरान का, वो तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं सावक की। शाह की सीक्रेट पुलिस, नाम था सावक। शाह ने अपनी पावर मेंटेन करने के लिए सावक बनाई और सावक को ट्रेन किया था CIA और इजराइल की मोसाद ने। जी हाँ, CIA और मोसाद ने। सावक क्या करती थी? पॉलिटिकल डिसेंडेंट्स जो सरकार के खिलाफ बोलते थे उनको अरेस्ट करती थी, टॉर्चर करती थी और फिर एग्जीक्यूट कर देती, यानी कत्ल कर देती थी। हर जगह उनके जासूस थे, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज में, मस्जिदों में। टॉर्चर करने के तरीके इतने ब्रूटल थे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उस समय ईरान को वर्स्ट ह्यूमन राइट्स वायलेटर डिक्लेयर किया था। एस्टिमेट है कि 3000 से 4000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमेशा जेल में रहते थे। स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट करते थे वो गायब हो जाते थे, कोई पता नहीं चलता कहाँ गए। कोई भी शाह के खिलाफ बोल ही नहीं सकता था। ना प्रेस फ्रीडम थी, ना अपोजिशन पार्टीज अलाउड थी, ना कोर्ट्स इंडिपेंडेंट थे। शाह एक क्राउन्ड डिक्टेटर था, यानी तानाशाह। लेकिन क्योंकि वो अमेरिका का एलाई था, दुनिया उसको कुछ नहीं कहती थी। अब समझिए ईरान का और अमेरिका का हनीमून पीरियड। शाह अमेरिका के सबसे इम्पोर्टेंट मिडल ईस्टर्न एलाई थे, वो भी इसराइल के साथ। अमेरिका को क्या मिलता था इस सबसे? ईरान से चीप ऑयल की गारंटेड सप्लाई। कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एलाई, क्योंकि ईरान सोवियत बॉर्डर पर था। मिलिट्री बेसिस और इंटेलिजेंस गैदरिंग पॉइंट्स। आर्म्स डील। ईरान उस समय अमेरिका के वेपन्स का सबसे बड़ा खरीदार था। निक्सन डॉक्ट्राइन के अंडर ईरान को रीजनल पुलिसमैन बनाया गया था। और शाह को क्या मिलता था? लेटेस्ट अमेरिकन हथियार, F-14 टॉमकैट फाइटर जेट्स। ये इतने एडवांस थे कि उस वक्त सिर्फ या तो US नेवी के पास ये फाइटर जेट्स थे या ईरान के पास थे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर्स दिए थे। वही अमेरिका जो आज ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को तबाह करना चाहता है, उसने खुद ये प्रोग्राम शुरू करवाया था। पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती शाह को, कोई भी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से शाह को प्रोटेक्शन मिलती थी। और जो उसकी पर्सनल लग्जरी थी और ईगो था, वो तो बहुत ही बूस्ट हो रखे थे उस टाइम पे। 1970s में ईरान दुनिया का 5th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर था। और ये जान के आपको सरप्राइज़ होगा कि शाह के ज़माने में ईरान और इज़राइल बेस्ट फ्रेंड थे। ईरान ने इज़राइल को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज़ किया, ईरान ने इज़राइल को। ट्रेड रिलेशंस थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी, यहाँ तक कि मोसाद और सावक मिलकर काम करते थे। मिलिट्री कोऑपरेशन थी। ईरान ने इज़राइल को ऑयल सप्लाई करना स्टार्ट किया, तेल। शाह के लिए इजराइल से दोस्ती का लॉजिक सिंपल था। दोनों नॉन अरब मिडल ईस्टर्न स्टेट्स थे, दोनों के दुश्मन अरब नेशंस थे और दोनों अमेरिका के दोस्त थे। अब एंट्री होती है उस शख्स की जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया। नाम अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। ये नाम सुनो तो एक एंग्री बियर्डेड ओल्ड मैन की इमेज लगती है, लेकिन उसकी स्टोरी को समझना बहुत ज़रूरी है। 1902 में पैदा हुआ खोमेनी, खोमेन गांव में, इसलिए नाम पड़ा खोमेनी। उसका जो बाप था वो एक रिलीजियस स्कॉलर था, जो खोमेनी के बचपन में ही मर गया था। रिलीजियस एजुकेशन ली, कॉम सिटी में सेमिनरी में पढ़ा था। ये ईरान का वेटिकन है। खोमेनी इनिशियली पॉलिटिक्स में नहीं था, वो एक शिया इस्लामिक स्कॉलर था जो मिस्टिसिज्म, यानी जिसको इरफान भी कहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड था। एक स्कूल है इस्लाम का। लेकिन 1940s 50s में जब शाह की पॉलिसीज़ ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड होने लगी, ज़्यादा मॉडर्न होने लगी, तो क्लेरिकल क्लास यानी मुल्ला मौलवी थोड़े अनकंफर्टेबल होने लगे। 1963 में हुआ पहला क्लैश। शाह की वाइट रेवोल्यूशन में कुछ चीज़ें थी जो मौलवीज़ को, क्लर्जीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में रिलीजियस इंडोमेंट्स, यानी वक्फ की जो ज़मीन होती है वक्फ बोर्ड की, वो उसको भी रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था आम जनता के बीच में। महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए, जो कंजर्वेटिव क्लर्जी के लिए उस टाइम पर
अनएक्सेप्टेबल था उस वक्त के कंटेक्स्ट में। और सबसे बड़ी बात, शाह का पूरा झुकाव था अमेरिका की तरफ। जून 1963 में खोमेनी ने पब्लिकली शाह की पॉलिसीज़ के खिलाफ बोला। उसने शाह को डायरेक्टली अटैक किया। उसने कहा कि तुम अमेरिकन पपेट हो, इज़राइल के एजेंट हो और इस्लाम के दुश्मन हो। शाह ने खोमेनी को अरेस्ट कर लिया। शाह ने खोमेनी को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट के बाद ईरान के कई शहरों में दंगे हुए इस अरेस्ट के बाद। इसे 15 खोरदाद अपराइजिंग भी कहते हैं। मिलिट्री ने क्रैकडाउन किया। ऑफिशियल टोल कुछ 100 था, लेकिन अनऑफिशियल एस्टिमेट 1000 से ज़्यादा डेथ्स हुई। 1964 में खोमेनी को देश निकाला दे दिया। कहाँ? पहले तुर्की भेजा, फिर इराक के नजफ सिटी में भेजा, फिर 1978 में फ्रांस भेज दिया। 15 साल खोमेनी देश से बाहर रहा, लेकिन वो 15 साल वो चुप नहीं बैठा था, बिल्कुल भी नहीं। उसने विलायत ए फ़कीह की थ्योरी को डेवलप किया। विलायत ए फ़कीह का मतलब होता है गार्जियनशिप ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्ट। ये आइडिया था कि इस्लामिक स्टेट में जो अल्टीमेट अथॉरिटी होगी ना, वो एक टॉप रिलीजियस स्कॉलर के पास होनी चाहिए। ये एक रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट था, क्योंकि ट्रेडिशनली शिया इस्लाम जो है, जिसको ईरान में फॉलो किया जाता है, उसमें मौलवीज पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। ईरान के नजफ़ में उसने शिया स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके फॉलोअर्स ईरान में, लेबनान में, इराक में सब जगह फैल गए। और सबसे मज़ेदार बात, उसने अपनी कैसेट टेप्स रिकॉर्ड करके अपनी स्पीचेस में ईरान में स्मगल करवाई। ये 1970s का सोशल मीडिया था। मस्जिदों में ये टेप सीक्रेटली प्ले होती। लाखों लोगों तक खोमेनी की आवाज़ पहुंची, बिना टीवी के, बिना रेडियो के। एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाया। मस्जिदों का नेटवर्क, बाजारी मर्चेंट्स यानी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन क्लास का नेटवर्क, सेमिनरी स्टूडेंट्स जो मस्जिदों में पढ़ते थे उनका नेटवर्क, ये सब उसके कैडर थे। शाह ने खोमेनी को अंडर एस्टिमेट किया। शाह समझता था कि एग्जाइल में है, देश निकाला दे दिया तो ये जो मुल्ला है ये भूल जाएगा, लेकिन शाह गलत था इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गलत। अब आते हैं शाह के डाउनफॉल पे और खोमेनी के राइज पे। रिवॉल्यूशन सिर्फ खोमेनी की वजह से नहीं आया था। जो क्रांति आई थी ईरान में, उसमें सिर्फ खोमेनी ही इकलौता मेन नहीं था। बहुत से ग्रुप थे जिनके अपने अपने इश्यूज थे। रिलीजियस और कंजर्वेटिव ग्रुप था खोमेनी के फॉलोअर्स। ये शाह की फोर्स्ड वेस्टर्नाइजेशन से नाराज थे। बार्स, नाइट क्लब्स, अल्कोहल, ये सब उनके लिए मॉरल करप्शन था। मौलवियों की पावर कम हो रही थी। दूसरे थे लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट, तूदे पार्टी, मार्क्सिस्ट ग्रुप। ये शाह को कैपिटलिस्ट डिक्टेटर मानते थे। वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन से परेशान थे। ये लोग इस्लामिक स्टेट नहीं चाहते थे, ये सोशलिस्ट स्टेट चाहते थे। फिर आते हैं लिबरल डेमोक्रेट्स, यानी कि नेशनल फ्रंट जैसे, और मेहदी बजरगन का ग्रुप। मेहदी बजरगन एक पॉलिटिशियंस थे। ये मौसादेक की जो डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर थे, मौसादेक, उनकी लीगेसी से इंस्पायर्ड थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या सेकुलर डेमोक्रेसी चाहते थे। फ्री प्रेस हो, फ्री इलेक्शंस हो, ह्यूमन राइट्स हो, ये उनकी डिमांड्स थी। और जो सावक थी शाह की पुलिस, उसकी ब्रूटलिटी से ये लोग सबसे ज़्यादा परेशान थे। फिर आते हैं बाजारी मर्चेंट्स, यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेसमैन क्लास। शाह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को फेवर दिया। बड़ी बड़ी मैकडीज, जो आज के टाइम में ये अमेज़ॉन वगैरह हैं, उस तरीक़ा के बड़ी कॉरपोरेशंस को फेवर किया था शाह ने। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन थे, जो बाजारी इकोनॉमी थी, वो डैमेज हो गई थी। महंगाई और करप्शन से ये लोग तंग आ चुके थे। फिर आते हैं स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, लेफ्टिस्ट भी और इस्लामिस्ट भी। अली शरियाती नाम का एक इंटेलेक्चुअल था जिसने इस्लाम की रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी से मिक्स किया था। उसके आइडियाज़ बहुत इन्फ्लुएंशियल थे उस टाइम पे ईरान में। और फिर आते हैं अर्बन पुअर और रूरल माइग्रेंट्स, जो शहरों में आ रहे थे, हाउसिंग क्राइसिस फेस कर रहे थे। इनकम इनइक्वलिटी इतनी एक्सट्रीम थी कि एलाइट जो अमीर था और गरीब था, उसका जो गैप था वो समुद्र जितना बड़ा था। सब अलग थे, सबकी डिमांड्स अलग थी, लेकिन दुश्मन सिर्फ एक था, शाह। अब सुनिए रिवॉल्यूशन का टाइमलाइन। जनवरी 1978, कॉम सिटी जो है ईरान की, उसमें सेमिनरी स्टूडेंट्स पर फायरिंग हुई। प्रोटेस्ट शुरू हुए। सितंबर 1978 में फिर हुआ द ब्लैक फ्राइडे। जालेह स्क्वायर जो ईरान के तेहरान में है, मिलिट्री ने प्रोटेस्टर्स पर फायर खोला। ऑफिशियल टोल था 88, लेकिन एक्चुअल एस्टिमेट 300 से लेकर 3000 तक मौतें हुई। ये टर्निंग पॉइंट था। अब शाह से कोई भी बातचीत इम्पॉसिबल थी। फिर आता है अक्टूबर 1978। जो ऑयल वर्कर्स थे ईरान में, उन्होंने स्ट्राइक कर दी और ईरान की इकोनॉमी की रीढ़ टूट गई, क्योंकि टोटली उस टाइम पे ईरान तेल के ऊपर डिपेंड था। दिसंबर 1978 1978
लाखों लोग सड़कों पर आ गए। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट में से एक। तेहरान में उस दिन कम से कम 60 से 90 लाख लोग थे, सिटी की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा, क्योंकि आसपास के इलाकों से भी लोग आ रहे थे। फिर आया 16 जनवरी 1979। शाह ईरान छोड़कर भाग गया, ऑफिशियली मेडिकल ट्रीटमेंट। पहले इजिप्ट गया, फिर मोरक्को, बहामास, मेक्सिको और फाइनली अमेरिका में किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 1 फरवरी 1979 खोमेनी एयर फ्रांस फ्लाइट से पेरिस से तेहरान आया और एयरपोर्ट पर लाखों लोग थे। और यहाँ एक मोमेंट है जो खोमेनी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। जर्नलिस्ट ने प्लेन में खोमेनी से पूछा था, व्हाट डू यू फील रिटर्निंग टू ईरान आफ्टर 15 ईयर्स? 15 साल बाद ईरान वापस आके कैसा लग रहा है? खोमेनी का जवाब सुनिए, हिच। हिच का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। एक कोल्ड, कैलकुलेटेड, इमोशनल लेस जवाब। 11 फरवरी 1979 मिलिट्री ने न्यूट्रलिटी डिक्लेयर कर दी, शाह का रजीम ऑफिशियली ख़त्म हुआ और इस्लामिक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब ये जो पार्ट आने वाला है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रिवॉल्यूशन में सब मिलके लड़े, इस्लामिस्ट, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, नेशनलिस्ट, सब ने अपना खून दिया। लेकिन जीत के बाद खोमेनी ने एक एक करके सबको साइड कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया। पहले फेज में फरवरी से नवंबर 1979 तक उसने मेहदी बाज़ारगन को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये एक लिबरल मॉडरेट मुस्लिम था। लोग सोच रहे थे कि ईरान अब एक इस्लामिक डेमोक्रेसी बनेगा, लेकिन खोमेनी बैकग्राउंड में अपनी पैरेलल पावर स्ट्रक्चर बना रहा था। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, IRGC, उसने रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई, रिवॉल्यूशनरी कोर्ट्स बनाए। ये सब कुछ उसके अपने स्ट्रक्चर्स थे सरकार से अलग। फिर आया दूसरा फेज, नवंबर 1979, अमेरिकन एम्बेसी होस्टेज क्राइसिस। जब अमेरिका ने शाह को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आने दिया तो ईरानियन स्टूडेंट्स ने US एम्बेसी को सीज कर लिया। 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक हॉस्टेज रखा, कैद करके रखा। बाज़ारगान जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने इस क्राइसिस को सॉल्व करना चाहा, लेकिन खोमेनी ने उसे साइड कर दिया। इसके बाद बाज़ारगान ने इस बात पे रिज़ाइन कर दिया। ये क्राइसिस खोमेनी के लिए बहुत यूज़फुल था। इसने क्या किया? अमेरिका को ईरान का परमानेंट दुश्मन बना दिया, जो कि खोमेनी असल में चाहता था। मॉडरेट और लिबरल जो आवाज़ें थी, जो अमेरिकन सिंपैथाइज़र बनकर ईरान में थे, जो उनको लेबल करके ख़त्म कर दिया कि ये अमेरिकन सिंपैथाइज़र है। रिवॉल्यूशनरी जो क्रांति जो आवाज़ थी उसको मेंटेन करके रखा कि हम क्रांति कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। और ईरान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया, जो सूट करता था खोमेनी को परफेक्टली। क्योंकि आइसोलेटेड कंट्री जो होती है उसको कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल। तीसरा फेस है लेफ्टिस्ट का सफाया। मोजाहिद्दीन खालिक यानी MEK, ये एक इस्लामिक मार्क्सिस्ट ग्रुप था। पहले रिवॉल्यूशन में था, साथ थे टुडे पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, पहले सपोर्ट किया था खोमेनी को, फिर इनको भी बैन कर दिया गया। खोमेनी ने सिस्टमेटिकली लेफ्टिस्ट ग्रुप को क्रश किया, हज़ारों को अरेस्ट किया, एग्जीक्यूट किया। 1981 में MEK ने आर्म्ड रेसिस्टेंस स्टार्ट की, बॉम्बिंग्स किए, असैसिनेशंस किए। खोमेनी ने उनको ब्रूटल क्रैकडाउन किया और मास एग्जीक्यूशंस हुए। और फिर आता चौथा फेज, 1988 का मास एग्जीक्यूशन, ईरान का सबसे डार्क चैप्टर, जिसने ईरान की रेजिम आज तक ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं करती है। 1988 में क्या हुआ? 1988 में ईरान इराक वॉर हो रहा था। उसके एंड में खोमेनी ने एक फतवा जारी किया। ये वॉर पे हम बाद में आएंगे इसी वीडियो में। खोमेनी ने वॉर के टाइम पे, ईरान इराक वॉर के टाइम पे एक फतवा जारी किया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो पहले से ही जेल में थे, जिनका ट्रायल हो चुका था, उन्हें दोबारा डेथ कमीशंस के सामने लाया गया। एक सिंपल सवाल पूछा गया, क्या तुम इस्लामिक रिपब्लिक को सपोर्ट करते हो? जो नहीं बोले या जो MEK ग्रुप से थे उनको डायरेक्ट फांसी पे लटका दिया गया, उनका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो गया, मतलब सीधा कत्ल। एस्टिमेट कहते हैं कि 5,000 से लेकर 30,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स एग्जीक्यूट किए गए कुछ ही महीनों में। मास ग्रेव्स में दफनाया गया। उनकी फैमिलीज़ को भी नहीं बताया कि वो कहाँ गए। और ये ईरान का हिडन जेनोसाइड किया था खोमेनी ने। 1983 तक खोमेनी ने सब सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दी थी। फ्री प्रेस ख़त्म, औरतों को मैंडेटरी हिजाब इन्फोर्स कर दिया गया, म्यूज़िक, सिनेमा, अल्कोहल सब बैन। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को एक पैरेलल मिलिट्री बना दिया गया।
विलायत फ़क़ीह, यानी कि जो मैंने बताया था गार्जियनशिप ऑफ अ रिलीजियस लीडर, सुप्रीम लीडर सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश कर दिया गया। रिवॉल्यूशन में सब ने मिल के लड़ाई की थी, लेकिन खोमेनी ने अकेले पूरे ईरान को हाईजैक कर लिया, उसके रिवॉल्यूशन को पूरे को हाईजैक कर लिया। अब एक नाम सुनो, सद्दाम हुसैन, नाम आपने सुना होगा। ये था इराक का डिक्टेटर। उसने सोचा ईरान में रिवॉल्यूशन के बाद अभी कैओस है, मिलिट्री थक गई है, शाह के जनरल्स मर चुके हैं या उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, खोमेनी खोमेनी भी थका हुआ है, और ईरान के अरब मेजोरिटी एरिया कुजेस्तान प्रोविंस में तेल है। और सद्दाम का सबसे बड़ा डर था कि शिया रिवॉल्यूशन इराक में भी फैल सकता है, क्योंकि इराक में 60% शिया मुस्लिम रहते हैं। फिर आया 22 सितंबर 1980। इराक ने ईरान पर फुल स्केल वॉर कर दिया। 8 साल लंबी चली ये लड़ाई और 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अब यहाँ अमेरिका का रोल सुनिए। यहाँ आपको अमेरिका की हिपोक्रेसी देखने को मिलेगी। अमेरिका ऑफिशियली न्यूट्रल था, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका दोनों से खेल रहा था। एक तरफ अमेरिका ने इराक को सपोर्ट किया, सद्दाम हुसैन को इंटेलिजेंस शेयर की, सैटेलाइट इमेजरी दी, एग्रीकल्चर क्रेडिट्स के जरिए पैसा पहुंचाया, मिलिट्री इक्विपमेंट्स थर्ड कंट्रीज किसी तीसरे देश के थ्रू सप्लाई किया, केमिकल वेपन्स के एक्सपर्ट और मटेरियल भी सप्लाई किए। हाँ, केमिकल वेपन्स। सद्दाम ने ईरानियन सोल्जर्स और कुर्दिश सिविलियंस पर केमिकल वेपन्स यूज़ किए। एक नाम आता है हलब्जा मसाकर 1988 का। 5,000 कुर्द मारे गए थे उसमें केमिकल वेपन से, और वो केमिकल वेपन्स कहाँ से आए थे? अमेरिका से। डोनाल्ड रूम्सफेल्ड, जो बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के डिफेंस सेक्रेटरी बना, वो 1983 में बगदाद गया था सद्दाम से हाथ मिलाने, और ये फ़ोटो आज भी आइकॉनिक है। और दूसरी तरफ अमेरिका सीक्रेटली ईरान को भी वेपन्स बेच रहा था। रीगन एडमिनिस्ट्रेशन जो उस टाइम पे थी अमेरिका में, उसने चुपके से ईरान को एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स बेचे। और जो पैसा ईरान से आया उसका क्या किया? वो पैसा सेंट्रल अमेरिका में निकारागुआ कॉन्ट्रास को दिया, यानी एक एंटी कम्युनिस्ट रिबल्स को जो उस टाइम पे निकारागुआ में थे, उनको फंड करने के लिए वो पैसा दिया, एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप्स को। ये इलीगल था दोनों तरफ से। यूएसए की कांग्रेस ने ईरान को वेपन्स बेचने पर बैन लगाया था और कॉन्ट्रास को फंड करने पर भी। और जब ये स्कैंडल बाहर आया तब रीगन एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्रेडिबिलिटी थी वो टूट गई थी। हेनरी किसिंगर का एक फेमस कोट है इस वॉर के बारे में, इट्स अ पिटी दे कांट बोथ लूज। दुख की बात यह है कि दोनों ही नहीं हार सकते, ईरान और इराक। अमेरिका चाहता था कि ईरान और इराक दोनों कमज़ोर हो लड़ते लड़ते, और 8 साल के वॉर में एग्जैक्टली यही हुआ। 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ईरान में आज भी हर गली में वॉर के जो शहीद हैं उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। और फिर आया वो इंसिडेंट जिसे ईरानियंस कभी नहीं भूल सकते। जुलाई 1988 में ईरान इराक वॉर के एंड में यूएस नेवी शिप यूएसएस विनकेंसन ने ईरान एयर फ्लाइट 655 को शूट कर दिया। ये एक सिविलियन पैसेंजर प्लेन था। उसमें 290 इनोसेंट पैसेंजर्स थे, इंक्लूडिंग 66 बच्चे। अमेरिका ने क्या कहा? गलती से मार दिया, हमने इसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट समझ लिया। अमेरिका ने कभी फॉर्मली अपोलोजाइज नहीं किया, इस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगी। और यूएसए का जो वो फाइटर जेट था उसके जो कैप्टन थे उसको बाद में मेडल भी दिया गया। ये इवेंट्स ईरानियंस के जहन में आज तक है। और जब अमेरिकन्स बोलते हैं कि ईरान को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ईरानियंस बोलते हैं कि तुमने हमारे 290 इनोसेंट लोगों को मारा और सॉरी भी नहीं बोला। दोस्तों, अब ज़रा खोमेनी को समझते हैं कि खोमेनी का विज़न क्या था। खोमेनी का विज़न सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं था। वो चाहता था कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में फैल जाए। उसका स्लोगन था ना ईस्ट ना वेस्ट, सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक। लेकिन प्रैक्टिकली सुन्नी अरब कंट्रीज़ ने ईरान की रिवॉल्यूशन को खतरा समझा। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन सब ने ईरान इराक वॉर में इराक का साथ दिया, यानी कि सद्दाम हुसैन का। ईरान वॉर में आइसोलेट हो गया, तो ईरान ने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। क्या? प्रॉक्सी वारफेयर, मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस बिल्ड करना, दूसरों की ज़मीन पर अपनी लड़ाई लड़ना। और सबसे पहला और सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था इसका हिजबुल्लाह। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया, इन्वेजन किया।
लेबनान में एक सिग्निफिकेंट शिया पॉपुलेशन थी, गरीब, मार्जिनलाइज्ड। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ऑक्यूपेशन में रहती थी। ईरान ने आईआरजीसी, जो उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स थे, उनके कमांडोज को लेबनान भेजा। उन्होंने लोकल जो शिया मिलिटेंट्स थे, मिलिशियाज थे, उनको ऑर्गेनाइज किया और बन गया हिजबुल्ला, मतलब पार्टी ऑफ गॉड। ईरान ने हिजबुल्ला को क्या दिया? ट्रेनिंग, हथियार, फंडिंग, जो बाद में सालों में $700 मिलियन से $1 बिलियन तक सालाना पहुंची। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, विलायत फ़कीह का मॉडल, यानी कि गार्जियनशिप ऑफ अ रिलीजियस लीडर, जैसा वो खुद था ईरान में। और हिजबुल्ला ने क्या किया? इजराइल को 2000 में लेबनान से विड्रॉ करने पर मजबूर कर दिया। पहली बार किसी अरब या मुस्लिम फोर्स ने इजरायली मिलिट्री को रिट्रीट करने पर फोर्स किया था। 2006 की वॉर में हिजबुल्ला इजराइल से 34 दिन लड़ा और सरवाइव किया। 1.5 लाख से ज़्यादा रॉकेट्स और मिसाइल्स का आर्सेनल बिल्ड किया जो इजराइल की तरफ एम्ड था। हिजबुल्ला लेबनानीज पॉलिटिक्स में डोमिनेंट फोर्स बन गया, एक स्टेट विद इन अ स्टेट। फिर ईरान ने हमास को भी सपोर्ट किया। अच्छा, ये सरप्राइजिंग है क्योंकि हमास सुन्नी है और मुस्लिम ब्रदरहुड से निकला हुआ है, लेकिन ईरान के लिए लॉजिक सिंपल है। इजराइल के अगेंस्ट जो भी है दुश्मन, वो ईरान का दोस्त है। ईरान ने पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को भी सपोर्ट किया। एक छोटा ग्रुप है लेकिन ईरान के लिए बहुत क्लोज है ये हमास से। इराक में 2003 के बाद ईरान के लिए क्रिसमस आ गई। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाया, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन। ईरान ने खुद नहीं हटाया, अमेरिका ने हटा दिया। ईरान ने इराक में शिया मिलिशियाज को ट्रेन किया, फंड किया, आर्म किया, आईईडी सप्लाई किए जिनसे अमेरिकन सोल्जर्स मरे, एक्सप्लोजिव, मतलब कि एक्सप्लोजिव को सप्लाई किया जिससे अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए इराक की धरती पर। और पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट किया, कहाँ पर? इराक में। नूरी अल मलिकी ये इराकी प्राइम मिनिस्टर बना, वो ईरान का बहुत क्लोज था। आप सोचिए कि ईरान किस तरीक़ा से दूसरी कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स को भी किस तरीक़ा से मैनिपुलेट कर रहा था। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स बनाई 2014 में आईएसआईएस के अगेंस्ट, लेकिन एसेंशियली ईरानियन कंट्रोल्ड शिया फोर्सेस थी। यमन में हाउतीज को सपोर्ट किया, ऑफिशियली जिनको अंसार अल्लाह कहते हैं। यमन के जैदी शिया ग्रुप है ये। ईरान ने उन्हें भी वेपन्स दिए, ट्रेनिंग दी, ड्रोन्स दिए, मिसाइल दिए। हाउदी जो ग्रुप है उसने सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया यमन से, और सऊदी अरेबिया पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन फायर किए। 2023-24 में जो गाज़ा वॉर के बाद रेड सी में शिप्स पर अटैक किया, ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब किया और अमेरिका के नेवी शिप्स पर भी अटैक किया, वो सब हाउतीज़ ने किए थे। और इसके पीछे कौन है? ईरान। और ईरान में कौन? खमेनी। सीरिया में जब 2011 में सिविल वॉर शुरू हुआ, बशर अल असद की रेजिम ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, तो ईरान ने उसे बचाया। आईआरजीसी की कुद्स फोर्स के कमांडर्स ग्राउंड पर गए। हजबुल्ला फाइटर्स सीरिया में लड़ रहे थे, इराकी शिया मिलिशियाज भी थे, अफगान और पाकिस्तानी शिया फाइटर्स भी ईरान ने रिक्रूट करके सीरिया भेजे। फतेमियाओं और जैनाबियाओं ब्रिगेड्स के नाम से रशिया के इन्वॉल्वमेंट भी पार्शली ईरान की डिप्लोमेसी से हुआ। आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा ये लिंक है पूरा मिडल ईस्ट ईरान से। लेकिन इस सब खेल के खेल में पूरा नेटवर्क का एक मास्टरमाइंड था। अब यार नाम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, आईआरजीसी कुद्स फोर्स का कमांडर। ये आदमी प्रैक्टिकली ईरान की पूरी फॉरेन पॉलिसी चला रहा था। 1998 से कुद्स फोर्स का हेड था ये। हिजबुल्ला, हमास, इराकी मिलिशियास, हाउती, अफगान फाइटर सब उसके अंडर थे। इराक में आईएसआईएस के अगेंस्ट ग्राउंड स्ट्रेटजी उसने लीड की थी, और सीरिया में असद को बचाने की जो स्ट्रेटजी थी उसने डिज़ाइन की थी। हालांकि असद की सरकार भी अब गिर चुकी है सीरिया के अंदर। अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के रिकॉर्डिंग वो द सिंगल मोस्ट, कौन? जनरल कासिम सुलेमानी, सिंगल मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिव इन मिडल ईस्ट, ऐसा बताया था अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उसको, सुलेमानी को। ईरान में उसका स्टेटस लेजेंडरी था। एक पोल में 82% ईरानियंस ने उसको फेवरेबल रेट किया था, पसंद करते थे 82% लोग उसको। लेकिन 3 जनवरी 2020 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर यूएस ड्रोन स्ट्राइक ने बगदाद एयरपोर्ट के पास सुलेमानी को मार दिया, और साथ में इराकी मिलिशिया का लीडर था अबू मेहदी अल मुहंदिस, वो भी मारा गया। किसके साथ? सुलेमानी के साथ।
ईरान में लाखों लोग उसके जनाजे में आए। लोगों का दुख जेन्युइन भी था और भीड़ ऑर्गेनाइज्ड भी थी। उस स्टैम्पेड में, जो उस जनाजे में स्टैम्पेड थी, उसमें 56 लोग मारे गए जनाजे में। और ईरान ने रिटेलिएशन में इराकी बेसिस पर मिसाइल्स फायर किए जहां अमेरिकन सोल्जर्स थे। ब्रेन इंजरीज हुई लेकिन अमेरिकन कोई नहीं मरा। एनालिस्ट मानते हैं कि ईरान ने डेलिबरेटली कैजुअलिटीज़ को अवॉइड किया था ताकि फुल स्केल वॉर ना हो। लेकिन उस रात ईरान ने एक्सीडेंटली यूक्रेनियन इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 752 को शूट डाउन कर दिया। 176 इनोसेंट लोग मरे उसमें, मोस्टली ईरानियन और कैनेडियन स्टेशन सिटीजन्स। ईरान ने पहले तो मना किया, फिर बाद में एडमिट किया। और इस इंसिडेंट से ईरानी लोगों में खोमेनी के खिलाफ गुस्सा बहुत भर गया था, क्योंकि उसमें मरने वाले ईरानियंस भी थे। अब सुनिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कहानी, कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स के और न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो कहानी है वो स्टार्ट कैसे होती है। 1957 में 1957 में अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। नाम था एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम। 1967 में अमेरिका ने ईरान को एक रिसर्च रिएक्टर दिया, तेहरान रिसर्च रिएक्टर। फ्यूल भी दिया, और वो फ्यूल क्या था? हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, वेपन ग्रेड का। 1974 में शाह ने अनाउंस किया कि ईरान 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएगा। फोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सपोर्ट किया, और उस फोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन थे? डिकी चेने और डोनाल्ड रूम्सफील्ड। ये वही लोग थे जो बाद में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबसे बड़े क्रिटिक बने। जर्मनी की सीमेंस कंपनी ने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को बनाना शुरू किया 1975 में। मतलब सुनिए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी की हेल्प से शुरू हुआ बनना शाह के ज़माने में। तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शाह अमेरिका का दोस्त था। अयतुल्ला खुमैनी का जो रूल था वो स्टार्ट हुआ था 1979 में इरानियन रिवॉल्यूशन के बाद। अब रिवॉल्यूशन के बाद खोमेनी ने शुरू में न्यूक्लियर प्रोग्राम को इसके अपोज किया कि भाई ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जब ईरान और इराक में वॉर हुआ और सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन्स यूज़ किए, तो खोमेनी ने रियलाइज़ किया कि अगर फ्यूचर में उसको कोई वॉर लड़ना है तो अपने को स्ट्रॉन्ग साइड पर रखना पड़ेगा और न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए। 1980s और 90s में ईरान ने सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम रीस्टार्ट किया। पाकिस्तान के AQ खान, अब्दुल कादिर खान एक फिजिसिस्ट थे, उनसे सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी ली। रशिया से हेल्प ली बुशहर प्लांट को कंप्लीट करने में, और चाइना से भी कुछ टेक्नोलॉजी मिली इनको। 2002 में ये सीक्रेट प्रोग्राम दुनिया के सामने आ गया, और एक्सपोज करने वाला कौन था? MEK ग्रुप। ये वही कम्युनिस्ट ग्रुप था ईरान का जिसको ब्रूटली क्रश कर दिया गया था खोमेनी ने। MEK ने रिवील किया कि ईरान की 2 सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, नतंज अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिच फैसिलिटी, और अरक एक हैवी वाटर रिएक्टर जिससे प्लूटोनियम रूट से भी बॉम्ब बन सकता है। ये खबर आग की तरह फैल गई। बुश एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी इराक इन्वेजन प्लान कर रहा था उस टाइम पे, उसने ईरान को एक्सिस ऑफ एविल में डाल दिया, यानी कि इराक और नॉर्थ कोरिया के साथ एक एक्सिस और एविल में डाल दिया ईरान को भी, जनवरी 2002 में। 2003 से 2005 तक ईरान ने टेम्पररीली एनरिचमेंट को सस्पेंड कर दिया। यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएशन चली। 2005 में महमूद अहमदीनजद प्रेसिडेंट बना। कौन? मोहम्मद अहमदीनजद। ये एक हार्ड लाइनर था, और एनरिचमेंट फिर से रीस्टार्ट हो गई। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शन शुरू कर दिए। अहमदीनजद ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में आग में घी डाल दिया। उसने कहा कि इजराइल को नक्शे से मिटा देना चाहिए। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन डिबेटेड है, बोला होगा कि वाइफ ऑफ द मैप या पेजेस ऑफ द हिस्ट्री, लेकिन इम्पैक्ट उसका वही था। इस स्टेटमेंट ने ईरान को इंटरनेशनली और आइसोलेट कर दिया। 2006 से 2012 तक सैंक्शंस की लेयर लगी। UN सैंक्शंस, USA के सैंक्शंस, EU के सैंक्शंस, और ईरान की जो इकॉनमी थी वो सफ़र करने लगी। लेकिन इजराइल और अमेरिका ने सिर्फ सैंक्शंस नहीं लगाए, उन्होंने सीक्रेट वॉर भी चलाई। एक नाम सुना होगा आपने, स्टक्सनेट। 2010 में दुनिया का पहला साइबर वेपन, एक कंप्यूटर वायरस जो स्पेसिफिकली ईरानियन न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग्स को टारगेट करता था। CI और इसराइल ने यूनिट 8200 में मिलकर इसको बनाया था, जगह का नाम है। नतंज फैसिलिटी में 1000 से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। सेंट्रीफ्यूग्स जो थे वो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा फास्ट स्पिन करते और टूट जाते, और ईरानियन साइंटिस्ट को समझ ही नहीं रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है।
और उसके बाद साइंटिस्ट का असैसिनेशंस यानी उनकी हत्या। इसराइल ने अलीजेडली ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एक एक करके असैसिनेट किया। मसूद एलिमो मदानी 2010 में बॉम्ब से मारा गया। माजिद शाहरियारी 2010 में कार बॉम्ब। दरियो उश रज़ा निज़ाद 2011 में मारा, उसको गोली मार दी गई। और मुस्तफ़ा अहमद रोशन 2012 में कार बॉम्ब से उड़ा दिया गया। और फिर मोहसिन फ़खरीज़ादे 2020 में ईरान का फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता था इसको, उससे भी कैसे मार दिया गया, रिमोट कंट्रोल्ड एआई असिस्टेड मशीन गन से। सैटेलाइट लिंक्ड वेपन था ये, इजराइल ऑपरेशन था। सोचिए एक आदमी सड़क पर गाड़ी में जा रहा है और सैटेलाइट से कंट्रोल्ड मशीन से, सैटेलाइट से कंट्रोल्ड मशीन से उसको मार देती है। ये साइंस फिक्शन नहीं था, ये असली में हुआ था 2020 के अंदर। मोहम्मद फ़खरीज़ादे को मारा था 2020 में। इनको कहा जाता था ईरान का फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। फिर आया साल 2015 और इसमें एक डील हुई यूएसए और ईरान के बीच में। प्रेसिडेंट कौन थे यूएसए के? बराक ओबामा। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने सीरियसली नेगोशिएट करना शुरू किया। P5+1 ग्रुप का नाम था, P5+1 यानी यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना प्लस जर्मनी और ईरान के बीच में सालों की नेगोशिएशंस के बाद जुलाई 2015 में JCPOA साइन हुआ, यानी कि जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। डील क्या थी? ईरान अपना इनरिचमेंट यानी कि न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट 3.67% तक लिमिट करेगा। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 90% चाहिए होती है। एडवांस सेंट्रीफ्यूग रिड्यूस करेगा। आरक रिएक्टर मॉडिफाई करेगा ताकि प्लूटोनियम रूट बंद हो बॉम्ब बनाने का। और IAEA इंस्पेक्टर्स को फुल एक्सेस देगा ताकि वो जाके फैसिलिटीज़ में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में जाकर रैंडम चेक कर सकें। एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल लिमिट होगी 300 किलोग्राम और ब्रेकआउट टाइम यानी बॉम्ब बनाने में लगेगा कितना वक्त, उससे 2-3 महीने से बढ़ाकर 1 साल किया गया। ठीक है, तो ईरान को क्या मिलेगा इन सब से? सैंक्शंस रिलीफ मिलेंगे, $100 बिलियन से ज़्यादा फ्रोजन असेट्स मिलेंगे, ऑयल एक्सपोर्ट रीस्टार्ट होंगे, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में वापस एंट्री होगी और इकोनॉमिक रिकवरी होगी। इसके बाद आता है इजराइल का रिएक्शन। PM बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले UN जनरल असेंबली में कार्टून बॉम्ब दिखाया, डायग्राम दिखाया उसका। डील के बाद पब्लिकली ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज किया। नेतन्याहू का आर्ग्यूमेंट था कि ये जो डील है वो ईरान को लीगल पाथ देती है न्यूक्लियर वेपन बनाने की, सिर्फ डिले करती है, रोकती नहीं है। फिर आया मई 2018। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सब कुछ पलट कर रख दिया। ट्रंप ने अमेरिका को JCPOA से यूनिलेटरली विड्रॉ कर लिया और ट्रंप के रीजंस थे वर्स्ट डील एवर। सनसेट क्लॉज के बाद भी ईरान लीगली इनरिच कर सकता है, ऐसा ट्रंप ने कहा। और ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो डील में कवर नहीं होती हैं और ईरान की जो रीजनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी कवर नहीं होती हैं। और पर्दे के पीछे इसमें इसराइल और इसकी सऊदी अरेबिया की लॉबिंग थी पूरी। ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू किया, सैंक्शन वापस लगाए, पहले से ज़्यादा हार्श। ईरान की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स थी उनको नियरली जीरो करने की कोशिश की और कोई भी कंट्री जो ईरान से ट्रेड करेगी उस पर भी सैंक्शंस लगाए और इंडिया पर भी उसी टाइम पे इंडिया को भी प्रेशर किया गया था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। ईरान की इकोनॉमी क्रैश हो गई, करेंसी 60% तक उसकी जो वैल्यू थी वो गिर गई और जो महंगाई थी वो 40% से ज़्यादा बढ़ गई। और ईरान ने क्या किया फिर? धीरे धीरे JCPOA की जो लिमिट्स हैं उनको तोड़ना शुरू किया। एनरिचमेंट जो था यूरेनियम का उसको 3.67% से बढ़ाकर पहले 20% किया, फिर 60% तक लेके गया। एडवांस सेंट्रीफ्यूग इंस्टॉल किए और एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल लिमिट्स को क्रॉस किया और IAEA के जो कैमरास थे उनको हटाया। 2025-26 में एक्सपर्ट एस्टिमेट करते हैं कि ईरान 1 से 2 वीक में इनफ वेपन्स ग्रेड यूरेनियम प्रोड्यूस कर सकता है अगर इस तरीक़ा से चलता रहा तो। अब बात करेंगे मिडल ईस्टर्न हिस्ट्री में वो तारीख जिसने मिडल ईस्ट की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबको बदल कर रख दिया। डेट है 7 अक्टूबर 2023। हमास ने इजराइल पर अटैक किया, 1200 से ज़्यादा इजरायली मारे गए और 240 से ज़्यादा होस्टेजेस लिए गए। इजराइल ने गाज़ा में मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ये सिर्फ गाज़ा की बात नहीं थी, ये रीजनल वॉर में बदल गया। हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट्स फायर किए इजराइल के ऊपर। अक्टूबर 8 से ऑलमोस्ट डेली एक्सचेंजेस हुए रॉकेट्स के। हाउती जो रिबल ग्रुप था यमन में, उसने रेड सी पे
शिप्स पर अटैक किए सॉलिडेरिटी विद गाज़ा के नाम पर। और इराकी जो मिलिशियाज थे उन्होंने यूएस बेसिस अटैक किए सीरिया और इराक में। ईरान बेक्ड ग्रुप्स ने भी मल्टीपल फ्रंट्स पर प्रेशर दिया और फिर वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। अप्रैल 2024 इसराइल ने दमास्कस में ईरानियन कंसुलेट बिल्डिंग पर बॉम्बिंग कर दी। सीनियर आईआरजीसी कमांडर्स यानी कि जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर्स थे वो मारे गए। ये टेक्निकली ईरानियन सोवरेनिटी टेरिटरी पर अटैक था। ईरान ने पहली बार डायरेक्टली इसराइल पर अटैक किया था। 300 से ज़्यादा ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। यूएस, यूके, फ्रांस, जॉर्डन, सऊदी अरबिया ने सब ने डिफेंड करने में हेल्प की ईरान के मिसाइल्स को, मतलब कि इन्होंने इसराइल का साथ दिया। 99% मिसाइल्स जो थे वो इंटरसेप्ट हो गए थे। इसराइल ने रिटेलिएशन लिमिटेड स्ट्राइक की ईरान के ऊपर। अक्टूबर 2024 में इसराइल ने हिजबुल्लाह को नियरली डिस्ट्रॉय कर दिया करीब एक साल बाद लेबनान में। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का जो चीफ था वो इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया। ऑलमोस्ट इंटायर सीनियर लीडरशिप हिजबुल्लाह की ख़त्म हो गई। पेजर और वॉकी टॉकी एक्सप्लोजन्स, ग्राउंड इन्वेजन सदर्न लेबनान के अंदर। ईरान ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल से फायर किया इसराइल पर, इस बार 180 से ज़्यादा मिसाइल्स। कुछ इसराइल के एयर डिफेंस पेनेट्रेट भी कर गए। इसराइल ने रिटेलिएशन में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बॉम्ब किए। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी अरक और नतंज, उन पर भी बॉम्बिंग की थी, बम्बार्डमेंट की थी इसराइल ने और यूएसए ने। ये आपने न्यूज़ में देखा होगा। दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक इसमें क्या हुआ, इसमें एक इवेंट हुआ कि बशर अल असद का जो फॉल था वो सीरिया में हो गया। सीरियन रेबल फोर्सेस ने अनएक्सपेक्टेड ऑफेंसेस लॉन्च की। असद रिजीम कोलैप्स हो गई और असद भाग गया रशिया। और ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस था, जो उसको मिडल ईस्ट में पावरफुल बनाता था, वो टूट गया। सीरिया लॉस्ट हो गया, हिजबुल्लाह ख़त्म हो गया, हमास बहुत ज़्यादा उसको सेवरली क्या है कि डेवेस्टेड कर दिया गया और लेबनान तक लैंड ब्रिज जो था वो टूट गया। ये ईरान के लिए वर्स्ट स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर था। 2026 में आने से पहले हम पहले देखेंगे कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है। ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने बाहरी बात करी। रिवॉल्यूशन के बाद ईरान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई थी। तो इसमें कई फैक्शंस हैं जो निकल कर आते हैं। पहला फैक्शन है हार्ड लाइनर्स, प्रिंसिपलिस्ट जिनको बोलते हैं। ये आईआरजीसी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं उनकी लीडरशिप है। ये कंजर्वेटिव हैं, क्लर्जी हैं यानी कि मौलवीज़ हैं, और सुप्रीम लीडर जो खोमेनी है उसके क्लोज सर्कल के लोग हैं। ये चाहते हैं कि इस्लामिक सिस्टम जारी रहे, सुप्रीम लीडर की जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है वो बनी रहे, और अमेरिका और इजराइल में परमानेंट, इनसे दोनों से परमानेंट हॉस्टिलिटी बनी रहे ईरान की। न्यूक्लियर वेपन्स हम बनाए, रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क जो हौतीज़ हैं, हिजबुल्लाह हैं, हमास है, वो मजबूत हो, और सोशल रेस्ट्रिक्शंस जारी रहें जैसे कि हिजाब और इंटरनेट कंट्रोल। दूसरा फैक्शन है इसी में ईरान के अंदर ही रिफॉर्मिस्ट, मॉडरेट पॉलिटिशियंस हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इसमें कुछ क्लर्जीज भी हैं यानी कि कुछ मौलानाज भी हैं। ये चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर से रिफॉर्म हो, मोर सोशल फ्रीडम हो, वेस्ट के साथ बेटर रिलेशंस हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मिलिट्री स्पेंडिंग की जगह प्रेस फ्रीडम हो, सिविल राइट्स हो। लेकिन ये लोग सिस्टम को ओवरथ्रो करना नहीं चाहते, ये सिस्टम के अंदर रहकर ही काम करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक गार्जियन काउंसिल है, वो हर इलेक्शन में रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर देती है किसी भी रीज़न से। तीसरा रीज़न है प्रैग्मेटिस्ट और मॉडरेस्ट, ये टेक्नोक्रेट्स भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी है मेनली। तो ये चाहते हैं कि इकोनॉमी फिक्स हो, सैंक्शंस में रिलीफ मिले, न्यूक्लियर डील वापस हो, और आइडियोलॉजी पे ज़्यादा प्रैक्टिकल गवर्नेंस चाहते हैं। चौथा फैक्शन है अर्बन यूथ और वुमन, ये सेक्युलर ऑपोजिशन कह सकते हो इसको। ये चाहते हैं कि रेजिम चेंज हो, इस्लामिक रिपब्लिक ख़त्म हो, सेक्युलर डेमोक्रेसी आए, रिलीजन और स्टेट दोनों अलग हों, वुमेन राइट्स हों, इंडिविजुअल फ्रीडम हो, और बहुत से प्री रिवॉल्यूशन पर्शियन आइडेंटिटी से रिकनेक्ट करना चाहते हैं खुद को। पांचवा फैक्शन है एथनिक माइनॉरिटीज़। ईरान एक डाइवर्स कंट्री है, पर्शियन लगभग इसमें 61% है, अजरबाईजानीज़ इसमें 16% है जो तुर्किश बोलते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में रहते हैं। कुर्द इसमें 10% है, ये रहते हैं वेस्टर्न ईरान में, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं अपनी। और अरब्स हैं 2%, ये कुजिस्तान प्रोविंस में हैं जहाँ पर ऑयल मिला था। और बलोच हैं 2%, ये सुन्नी हैं, साउथ ईस्ट ईरान में रहते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर।
और जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके खुद के अपने भी ग्रीवेंसेस हैं, कल्चरल सेपरेशन हो, इकोनॉमिक नेग्लेक्ट हो और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कमी। अब बात करते हैं, हमने फैक्शंस देखे, लेकिन ये सभी आम जनता का ही तो रूप है ना। तो आम जनता क्या चाहती है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अर्बन ईरान में तेहरान, इस्फहान, शिराज में मेजॉरिटी रिजीम से थक चुके हैं, जो लोग हैं वो रिजीम से थक चुके हैं अर्बन ईरान में। यंग जनरेशन है ईरान की, 60% पॉपुलेशन 30 से नीचे है और ये डीपली एलियनेटेड है। वेस्टर्न कल्चर से कनेक्ट करना चाहते हैं, इंटरनेट, वीपीएन, सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया से कनेक्टेड हैं आज भी। हिजाब नहीं पहनना चाहते और इनका स्लोगन है वुमन लाइफ फ्रीडम। और लास्ट में बचते हैं रूरल ईरान के, जो गांव में ईरानियन लोग रहते हैं ईरान के गाँवों में, वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, ज़्यादा रिलीजियस हैं और गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ हैं उन पर डिपेंडेंट हैं। खोमेनी का जो मेन बेस है ना वो यही है, लेकिन कुछ सालों में यहाँ पर भी जो डिसकंटेंट है रजीम की सरकार के खिलाफ वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब सोचिए कि अगर इतना ही लोग बाग फैक्शंस में बटे हुए हैं और इतने ही लोग परेशान हैं, तो सिविल वॉर क्यों नहीं हो रही यहाँ पर। अगर अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर हो सकती है, आप खुद सोचते होंगे इस चीज़ को कि अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर हो सकती है और इधर अपना इराक में हो सकती है, सीरिया में हो सकती है, तो ईरान में क्यों नहीं हो रही। तो इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला है IRGC, जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, उसकी मिलिट्री पावर 1,90,000 से ज़्यादा ट्रूप्स है, करीब करीब 2 लाख IRGC के। और दूसरा है बासिज मिलिशिया, ये अलग से है और उसमें करीब करीब 10 से 15 लाख ट्रूप्स हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ट्रेंड है और प्रोटेस्टर्स जो हैं उनके पास वेपन्स नहीं हैं। 2019 में 1500 प्लस प्रोटेस्टर्स कुछ ही दिनों में मार दिए गए थे इन्हीं ट्रूप्स के द्वारा। सीरिया में क्या हुआ था कि मिलिट्री खुद ही इस चीज़ से, सरकार की जो असद की जो रेजिम थी बशर अल असद की, उससे अगेंस्ट हो गई थी और जो एक्सटर्नल वेपन्स था उनका भी सपोर्ट मिला था बाकी कंट्रियों से। ईरान में ये नहीं हुआ क्योंकि प्रोटेस्टर्स के पास वेपन्स आए नहीं। दूसरा है ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं है, लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, मोनार्किस्ट हैं, के ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, ये सब अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, के जो ग्रुप था लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट का, वो अनपॉपुलर है और रज़ा पहलवी पर भी इनकी कोई कॉन्सेंसस नहीं है। और ये इन्होंने जब इराक के टाइम पे वॉर हुआ था तो इन्होंने इराक का साथ दिया था, ईरान का नहीं दिया था। तीसरा है लाखों लोगों की जो लाइवलीहुड है वो गवर्नमेंट से लिंक्ड है, जॉब्स हों, सब्सिडीज़ हों, IRGC के बिजनेस हों, क्योंकि IRGC जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है वो यहाँ पर कम से कम ईरान का 40% बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। अगर सत्ता परिवर्तन होती है ना तो IRGC भी सत्ता से बाहर हो जाएगी और बिजनेस जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। और रिजीम चेंज का मतलब ही है सिस्टम कोलैप्स का डर। अगली बात है इंटरनेट की मॉनिटरिंग, फियर ऑफ सर्विलेंस। यहाँ इंटरनेट मॉनिटरिंग है, AI कैमराज है, मॉरलिटी पुलिस है जो हिजाब वगैरह ड्रेस कोड पर कंट्रोल करती है, इन्फॉर्मेंट स्पाइस का नेटवर्क है और फैमिली को थ्रेटन करना ये कॉमन चीज़ है। 2022 में जब महाशा अमीनी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें 500 प्लस लोग मारे गए थे और 20,000 से लोग ज़्यादा अरेस्ट हुए थे। ये भी इनका डर है। और अगला डर है कि सीरिया बन जाएगा। अब देखिए, सीरिया, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, ये सब एग्जाम्पल सामने हैं ईरान के और दुनिया के। लोग सोचते हैं रिजीम बुरा तो है, khomeini का रिजीम बुरा तो है, लेकिन सिविल वॉर से कंट्री टूट जाएगी। और हमारे सामने ये सारे एग्जाम्पल हैं सीरिया, लीबिया, ईरान, अफगानिस्तान के। ये ईरान में हो, ये आम जनता नहीं चाहती। और अगला डर है कोलैप्स अगर हो जाता है तो उसमें सेपरेटिज्म का भी डर है। कुर्दिश अपना अलग नेशन बनाना चाहते हैं, अजरबैजानी अपना बनाना चाहते हैं। कंट्री टूटना पॉसिबल है बिल्कुल। और ये जो डर है ना, ये ही लोगों को टॉलरेट करने पर मजबूर करता है खोमेनी के रूल को। और बाकी जो प्रोटेस्ट हुए हैं और ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, ये सब जो प्रोटेस्ट हुए, इनसे क्या हुआ कि सारे प्रोटेस्ट को क्रश कर दिया गया, चाहे वो 1999 का हो, 2009 का हो, 17 का हो, 19 का हो, 22 का हो। और जो है कि जो होप है ना, जो एक्चुअल में जो होप है कंट्री की, वो देश छोड़ के जा चुके हैं। उनको पता चल गया है कि देश में कुछ नहीं होने वाला और होप ड्रेन हो रही है, एक तरीक़ा से आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम फरवरी 2026 का आज का हाल। ईरान अभी कहाँ स्टैंड करता है। हम वीडियो के एंड में चल रहे हैं तो हम समझते हैं कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं, आज ईरान कहाँ पर खड़ा है। सीरिया लॉस्ट हो चुका है, हिजबुल्लाह डेवास्टेड हो चुका है, नसरल्ला जो हिजबुल्लाह का जो चीफ था वो मर चुका है, हमास कमज़ोर हो गया है और जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनका मर्डर हो चुका है और इकॉनमी है इनकी जंजीरों में। और जो जनता का भरोसा है सरकार पर वो ऑल टाइम लो पर चल रहा है। लेकिन ईरान के पास अभी भी कुछ है। क्या है? यमन में हौतीस, इराक में शिया मिलिशियाज, एडवांस न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वेपन्स कैपेबिलिटी के क्लोजेस्ट है अभी तक का।
मिडल ईस्ट का बेस्ट मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इवन इनके ड्रोन रशिया ने यूज़ की हैं यूक्रेन के खिलाफ, ठीक है। और जियोग्राफिक एडवांटेज ईरान की, चोक पॉइंट्स हैं इनके पास और गल्फ कंट्रोल करते हैं ये, हम पढ़ेंगे इसी को वीडियो में आगे भी। ट्रंप सरकार वापस आ चुकी है मैक्सिमम प्रेशर 2.0 के साथ, और ईरान का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने बताया अभी 60% से पार हो चुका है, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं 80% पार हो चुका है, और कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों दूर है 90% जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है उसको बनाने के लिए। नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो कंटिन्यूसली मिलिट्री स्ट्राइक की वार्निंग दे रहा है, और यूएस से भी गल्फ में बिल्डअप कर रहा है, कैरियर ग्रुप्स B-52 एक्स्ट्रा ट्रूप भेज रहा है, डेली आप न्यूज़ में देख भी लोगे, रोज थ्रेटन कर रहा है ईरान को। नेगोशिएशंस की बात करें तो ट्रंप डील करना चाहता है, ईरान में भी कुछ वॉइसेज हैं जो डील करना चाहती हैं, लेकिन ट्रस्ट जीरो है दोनों तरफ से। ईरान को लगता है अमेरिका फिर तोड़ देगा, JCPO की तरह, जो पहले ओबामा लेकर आए थे एग्रीमेंट, उसकी तरह ट्रंप फिर तोड़ देंगे, और अमेरिका को लगता है कि ईरान धोखा देगा। लेकिन अगर इन सब के बाद भी अगर बातचीत फेल होती है और अगर वॉर हुआ, तो इसराइल यूएसए के टारगेट होंगे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, नतंज, फोर्दो, इस्फहान, अरक और तेहरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो, इन पे पहले भी अटैक किया है, लेकिन फिर इन पर अटैक करेंगे। जो फोर्दो फैसिलिटी है न्यूक्लियर, वो पहाड़ों के अंदर है, उस पर रेगुलर बॉम्बिंग से मुश्किल करना, उसको मुश्किल है तबाह करना। अब ईरान क्या कर सकता है रिटेलिएशन में, इसराइल पर मिसाइल कर सकता है, गल्फ में जो यूएस के बेसिस है उन पर अटैक कर सकता है, और सबसे मेन बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर सकता है। दुनिया की 20 से 25% ऑयल यहीं से गुजरता है डेली, और ऑयल जो है उसका जो रेट है, अगर ऐसा ब्लॉक कर देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, और ईरान अगर ब्लॉक करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, तो जो ऑयल के रेट है ना वो $200 पर बैरल तक बढ़ सकते हैं, और ग्लोबल रिसेशन पूरा पॉसिबल है। ईरान की एक लाइन क्लियर है, हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी साथ में लेके डूबेंगे। वीडियो के एंड में समझते हैं द बिग पिक्चर। ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में नहीं है, यहाँ कुछ मेन मुद्दे हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। सबसे पहला है ऑयल एंड एनर्जी। ईरान के पास वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है और 2nd लार्जेस्ट गैस रिजर्व, और सबसे मेन बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल। दूसरी बात, ईरान न्यूक्लियर बनाएगा तो सऊदी बोलेगा मैं ही बनाऊंगा, तुर्की बोलेगा मैं भी बनाऊंगा, इजिप्ट और मिडल ईस्ट में आर्म रेस शुरू हो जाएगी। तीसरी बात है सुन्नी वर्सेस शिया की लड़ाई। ईरान में शिया हैं और सऊदी में सुन्नी, सब मिडल ईस्ट पर अपना कंट्रोल काबिज करना चाह रहे हैं। चौथी बात है डेमोक्रेसी वर्सेस थियोक्रेसी। जनता सेक्युलर डेमोक्रेसी चाहती है और रजीम चाहती है थियोक्रेसी, अल्लाह का कानून। वेस्ट ऑफिशियली डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्टेबिलिटी ही प्रेफर करता है। और अमेरिकन हेजीमनी, यूएस डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है पूरे मिडल ईस्ट में, और ईरान इकलौता देश है जो ओपनली चैलेंज करता है पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका को। चाइना रशिया ईरान के साथ आ चुके हैं, टाइज बिल्ड कर रहे हैं, जैसे SCO शंघाई कॉरपोरेशन में और ब्रिक्स में ईरान की एंट्री। और लास्ट बात, इजराइल की सिक्योरिटी। ईरान इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है और इजराइल ईरान को। इजराइल का आर्ग्यूमेंट है कि एक न्यूक्लियर अटैक सारे ज्यूज कॉम को ख़त्म कर सकता है, और इजराइल हमें, और ईरान का कहना है कि इजराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, हम तो सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंस चाहते हैं। अब कंक्लूज़न ये है कि ये कहानी एक एंशियंट सिविलाइजेशन की थी जो 1953 कूप से आज तक फॉरेन इंटरफेरेंस का विक्टिम है। जनता ने क्रांति की डेमोक्रेसी के लिए थियोक्रेसी यानी खोमेनी जैसे मौलानों ने उसको हाईजैक कर लिया। रजीम ने प्रॉक्सी वार्स को अपनी खुद की प्रॉस्पेरिटी से ऊपर रखा, मतलब खोमेनी ने जो हिजबुल्लाह, हमास, हौतीज़ को सपोर्ट करा, वो अपनी ईरान की प्रॉस्पेरिटी से इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद उसको ज़्यादा ऊपर रखा प्रॉक्सी वार्स को। ऑयल, गैस, लोकेशन ने ईरान को जियोपॉलिटिकल प्यादा बना दिया है ग्लोबल चेस बोर्ड पे। जनता के पास ना गन्स हैं, ना यूनिफाइड लीडरशिप है, ना इंटरनेशनल सपोर्ट है, सिर्फ कुछ हैशटैग्स हैं और करेज है। हर प्रोटेस्ट जो भी हुआ है वो खून में डूब गया है। ईरान ना तो प्योर विलन है और ना प्योर विक्टिम। रजीम ब्रूटल है, लेकिन अमेरिका इजराइल के हाथ भी साफ नहीं है। बात करें 1953 कू की, सिविलियन प्लेन शूट डाउन की, सैंक्शंस जो ऑर्डनरी ईरानियन सफ़र करते हैं, 85 मिलियन ईरानियंस यंग, एजुकेटेड, कनेक्टेड, ये एक सिस्टम में फंसे हुए हैं जिसे बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे। और वेस्टर्न पावर्स बाहर से फ्रीडम और डेमोक्रेसी के नाम पर सेलेक्टिव रिजीम चेंजेस कर रही है। जब ईरान में डेमोक्रेसी आई थी तो उन्होंने खुद ही उसको हटा दिया था वेस्टर्न पावर्स ने।
मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है कि शांति सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए जो सेक्रीफाइस है वो कोई नहीं करना चाहता और सफ़र करते हैं आम इंसान। यही हुआ सीरिया में, यही हुआ लीबिया में और यही हो रहा है ईरान में। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो, ईरान की पूरी स्टोरी 2500 साल से लेकर 2026 तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी तरीक़ा के जियोपॉलिटिकल मुद्दों से जुड़े रहने के लिए चैनल को